पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे उपलब्धियां गिनाने पूर्व मंत्री ने की पत्रकार वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की गौरवशाली उपलब्धियों को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने शनिवार को भाजपा कार्यालय अटल कुंज में एक पत्रकार वार्ता आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक श्री शुक्ल के अलावा पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह समेत जिला मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान श्री शुक्ल ने मोदी के एक वर्ष के कार्यकाल को गौरवशाली बताया है तथा कहा कि 370 जैसे कलंक से मुक्ति मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोदी जी के इसी कार्यकाल में मुस्लिम महिलाओं को शोषण से भी मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, नागरिकता संशोधन कानून, सीएए, आतंक पर प्रहार, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, आर्थिक व्यवस्था को गति, कोरोना संकट से निपटने नायाब प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के अलावा विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी कई उपलब्धियों को गिनाते हुए पत्रकारों के समक्ष रखा गया। आप खुद सुनिए पूर्व मंत्री ने पत्रकार वार्ता में क्या कहा। आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धियों को लेकर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। मित्रों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो काम इन पहले वर्ष में मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने देश और दुनिया को करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक मिशन को लेकर राजनीति में अपना काम शुरू किया था। पहले जनसंघ की स्थापना हुई, फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ देके और इस पार्टी को आगे बढ़ाया। एक मिशन था कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1985 में शाहबानो प्रकरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस ने की सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे, तभी से ये बात था कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और इन मुद्दों को पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पहले अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर 2014 में स्पष्ट बहुमत आया, इन सारे मुद्दों की रूपरेखा बनी। और जब दूसरा मौका मिला मोदी जी को, तो शुरू के 6 महीने के अंदर ही धारा 370 समाप्त हो गई। 35A का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। ट्रिपल तलाक का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। समान नागरिक संहिता, अभी इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये चल रहा था कि विभाजन के बाद जो जिस देश में जाना चाहे जा सकता है और उसके बाद उसको नागरिकता उस देश की मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनका राज्यसभा में जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, राज्यसभा में उनका भाषण का वीडियो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आके शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण है राज्यसभा में, जो रिकॉर्ड में है। और वही मनमोहन सिंह जी जब 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार की इस देश को ज़रूरत थी। मोदी जी ने उस कल्पना को पूरा किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। और इसलिए ये जो एक वर्ष है मोदी जी के, ये स्वर्णिम वर्ष के रूप में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये जो वर्ष हैं, क्योंकि इसने इस देश के उन कमियों को
दूर किया। जिन कमियों के कारण देश पूरी रफ्तार के साथ अंगड़ाई लेके खड़ा नहीं हो पा रहा था, उन कमियों को दूर करने का काम के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में मोदी जी का ये 1 वर्ष याद किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से मैंने 1 वर्ष के उनके जो हैं वो आपको वितरित किए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे मुद्दे हैं वो मैं आपसे के सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। उसको जड़ से समाप्त करने की ज़रूरत है। बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे, और हम लोग तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी जी को जिताइए। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की ताकत यदि किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। देश की जनता ने भरोसा भी किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस अपनाने का जो परिचय दिया मोदी जी ने, वो सारे देश ने, दुनिया ने महसूस किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, और चाहे यूएपीए की कानून में संशोधन करने की बात हो, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरावरण संशोधन विधेयक यूएपीए को मंजूरी दी और उसे सदन में पारित कराया। ये यूएपीए क्या है? यदि एनआईए यदि किसी को संदेही पाता है और वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, और यदि उस पर एनआईए कार्रवाई करना चाहता है, तो उस राज्य से उसको परमिशन दिए बिना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके संपत्ति को राजसात नहीं कर सकता, ये जानने के बाद भी कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यूएपीए को मंजूरी देकर उन्होंने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया कि नहीं। एनआईए ने यदि ये तय कर दिया कि यह व्यक्ति को हमको हिरासत में लेना है और इसकी संपत्ति को कुर्क करना है, उसके पास प्रमाण यदि है, तो वो राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये एक बड़ा काम, आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने वाला काम मोदी जी ने किया है। राम मंदिर कौन नहीं चाहता इस देश के अंदर? जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? लेकिन ऐसे मुद्दे को भी जो भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ था, उसको भी उलझाए रखा गया सिर्फ राजनीति के कारण। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है कि संविधान सम्मत तरीके से रामलला के भव्य मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत भी थे। कांग्रेस ने बार बार उसमें अड़ंगे लगाए, लेकिन अब उसका मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। ये भी मोदी जी के पहले वर्ष की उपलब्धि के रूप में याद किया जाएगा। और भारत में सामाजिक समरसता और वास्तव में धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये वास्तव में मंदिर के निर्माण के बाद स्थापित हो सकेगा। करने का जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और फिर इन चारों बैंकों को 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की जो घोषणा की, जिस देश के बैंक ही कमजोर होंगे उस देश की आर्थिक तरक्की की कल्पना हम नहीं कर सकते, और न ही देश के नागरिकों को बैंकों से इस प्रकार की राहत मिल पाएगी जिस राहत के बिना देश तरक्की के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसमें कई ऐसे बैंक थे, 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करके इतना बड़ा जो पैकेज दिया है, उससे बैंकों का एनपीए समाप्त हुआ, बैंक ताकतवर हुए, और जो देश की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम वो करेंगे। इसी प्रकार से आरसीईपी 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो आयात और निर्यात में न्यूनतम ड्यूटी लगती है, और उससे हमारे देश को कम फायदा हो रहा था और चीन जैसे देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि देश सरकारें वही निर्णय करें जिस निर्णय से देश के गरीब छोटे व्यापारियों का और किसानों का भला उसमें होता है कि नहीं होता है, वही सही निर्णय है। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखकर मोदी जी ने यह फैसला किया कि हम आरसीईपी से बाहर आएंगे। यदि हमारे छोटे व्यापारियों और किसानों का इसमें हित जुड़ा नहीं है तो इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे। किया ये भी बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला ही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। लेकिन जहाँ राजनीति नहीं देखी जाती है वहाँ पर न्याय देने में आसानी हो जाती है। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था को हम अलग नहीं कर सकते हैं।
अभी भी आवश्यकता है। धारा 370 समाप्त होने के बाद, 35 समाप्त होने के बाद कश्मीर में अब उन वर्गों को भी आरक्षण से शिक्षा और नौकरी में फ़ायदा मिलेगा जिनको धारा 370 के कारण अलग रखा गया था। लेकिन उसी प्रकार से पूरे देश में भी एक विडंबना थी कि सवर्ण होने के बाद यदि वो गरीब है तो उसको अमीर की तरह देखा जाता था और ना उसको शिक्षा में आरक्षण मिलता था, ना नौकरी में आरक्षण मिलता था। और शायद ही कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति भी ये चाहता रहा होगा कि गरीब सवर्णों को आरक्षण न मिले। वैसे 10% आरक्षण उनके लिए भी सुरक्षित का निर्णय करके मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी सरकार ने निभाई है। ये भी हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। चुनौती में भी अवसर निकालना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मोदी जी ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया और दुनिया भी ये मानती है कि कोरोना के संकट के दौरान में भारत ने जिस तरीके से समय रहते कदम उठाया, समय रहते जनता कर्फ्यू लागू करना, उसके साथ ही लॉकडाउन शुरू करना और फिर कब तक लॉकडाउन पर लगातार 70 दिन का लॉकडाउन, जिस तरीके से अनुशासन के साथ इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसका लोहा दुनिया मान रही है। दुनिया ये समझ गई कि इस प्रकार की सावधानी यदि यूरोप ने बरती होती, अमेरिका ने बरती होती, तो शायद उनके यहाँ भी इतनी जनहानि नहीं होती जितनी हुई है। ये भी मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, उनकी चिंता करना, उसके लिए उन्होंने 5 महीने का राशन गरीबी रेखा में नीचे रहने वालों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को की जो राशन की दुकानों में पहुंचा के और उसको वितरण करने का काम किया है। उसके बाद ऐसे गरीब जिनका राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, उनका भी चिन्हांकन करना और उनको भी 5 किलो राशन 2 महीने का मुफ्त में देना। क्योंकि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी चिंता उस बड़े लगभग 80 करोड़ 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य की सुरक्षा की गारंटी देना, व्यवस्था करना, ये भी सबसे ज़रूरी कदम था जिसको उठाने में मोदी जी ने, हम लोग तो देख रहे थे शुरू का जब 21 लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने शुरू में तो सामाजिक संगठन और सब लोग मिलकर 21 दिन की राशन की किट बना के देने का काम किए। उसी दौरान गरीबी रेखा वालों को मिल गया, लेकिन लगातार सामाजिक संगठन कब तक देंगे और कब तक वो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूरी के कारण उनको निकलने से रोका जा सकता है। तो फिर तत्काल पहला लॉकडाउन खत्म हुआ, दूसरा लॉकडाउन अकेले रीवा शहर में 10,000 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा में नहीं थे, उनको पात्रता पर्ची बनाई गई और उनको पात्रता पर्ची बना के उनको भी कहा गया कि राशन की दुकान में जाके आप भी 5 रुपये 5 किलो 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल और बाद में दाल भी 1 किलो देने का जो काम हुआ है, उससे गरीबों को भूख के संकट का सामना करने से वो बचे। ये भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता का परिचय हम लोगों ने देखा। इस दौरान महिला जनधन खाने में 500 लोगों को लगता था इतने खाते को खुलवा रहे जब लोगों के पास अकाउंट में पैसा जमा करने की स्थिति नहीं है, लेकिन उन खातों में 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1500 रुपये भेजे गए। किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि, जिसको साल भर में 6,000 रुपये देना है, प्रथम 4 महीने का 2,000 रुपये सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में उनके ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि जिससे पैसे की दिक्कत उनको ना आए। 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें जो गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मदद देना चाहिए वो उन्होंने दिया, और उसके साथ ही देश फिर से आर्थिक गतिविधियों के साथ फिर से खड़ा हो जाए, इसके लिए उन्होंने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के अभ्युदय का सूरज भी उगाया है। ये देश की कुल जीडीपी का 10% है।
यदि हम छोटे और मध्यम उद्योगों को देखें तो 3 लाख करोड़ का प्रावधान उनको दिया गया है, क्योंकि उद्योगों को अब अपने काम शुरू करने के लिए, ठेकेदारों को अपना काम शुरू करने के लिए अब उनके हाथ में पैसा चाहिए। तो उनको इस विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से उनको आसानी से पैसा बैंक भी देगा, कोलेटरल नहीं लेगा, 6 महीने तक उनसे किस्त नहीं लेगा, तो एक बार वो उनका गाड़ी चल पड़ेगी। जो बड़े ठेके चल रहे हैं, छोटे ठेके चल रहे हैं, उनको भी निर्णय आ गए हैं कि उनका जो हर रनिंग बिल में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता था वो 6 महीने तक नहीं कटेगा, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे और तरलता बनी रहे उनके पास, और वो अपना काम करते रहें। और वो काम करेंगे तभी देश में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो पाएंगी, और वो शुरू होंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और एक तरीके से फिर से देश अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। तो इसलिए ये आर्थिक पैकेज जो हमारे अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अकेले 70,000 तो निगम में आए हैं, अब इनको भी काम चाहिए। मनरेगा के माध्यम से तत्काल उनको काम दिया जा सकता है। अभी तुरंत तत्काल कोई योजनाएं बन रही हैं। विशेष आर्थिक पैकेज में ये भी है कि हम ब्लॉक स्तर पे अस्पताल बनाएं, ब्लॉक स्तर पे वो तमाम सुविधाएं जो कोविड से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है, ये इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है, ये भी विशेष आर्थिक पैकेज में है। लेकिन अभी उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के माध्यम से उनको तत्काल काम देना ये ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने जो प्रावधान था उसमें 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान इस विशेष आर्थिक पैकेज में किया है। और इसीलिए आप देखिए कि बहुत तेज़ी से मनरेगा के काम शुरू हो। 25 लाख से ज़्यादा मजदूर 3 दिन पहले का आंकड़ा है जो मनरेगा में लगाए जा चुके हैं, जो अभी तक ऐतिहासिक है। इतने मजदूर मनरेगा में इससे पहले कभी लगाए नहीं गए। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मनरेगा के काम तत्काल खोलने के निर्देश दिए और तेज़ी से वो काम शुरू हो सके। उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, बैंकों का मर्जर, के जो इकोनॉमिक लोग हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं, वो इस महत्व को समझते हैं। तो कुल मिला के ये जो 1 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो अभूतपूर्व रहा है, ऐतिहासिक रहा, अद्भुत रहा है। और दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि इतने कठिन मसलों को मोदी जी इतनी आसानी से सुलझा देंगे, जो वर्षों से नहीं सुलझ पा रहे थे। और वर्षों से सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते थे कि यदि हम ये निर्णय करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं हमारी राजनीतिक ज़मीन तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी, कहीं हम कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जहाँ नीयत स्पष्ट होती है वहाँ जनता भरोसा करती है। मोदी जी की नीयत पर, देश के प्रति जो उनके समर्पण का एक तपस्वी की तरह जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उस पर उनको लोगों को भरोसा था, उनकी नीयत पर पूरी तरह भरोसा था। इसलिए जो भी निर्णय वो करते चले गए उसको जनता आत्मसात करती चली गई और बड़ी आसानी से सारी जटिल समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसलिए 1 वर्ष का उनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ऐतिहासिक रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से देश की जनता को ये मैसेज देने के लिए यह किया है। इसके अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कि एक उनका विश्वास जो है वो आत्मबल बढ़े कि जिस सरकार को हमने चुना था वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप और घोषणा पत्र के अनुरूप और अपने विचारधारा के अनुरूप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।